हम लोग स्टार्ट करते हैं मोशन इन ए प्लेन, है ना। मोशन इन ए प्लेन में 3 सेक्शन होगा। पहला इसमें वेक्टर, सेकंड होगा प्रोजेक्टाइल मोशन, प्रोजेक्टाइल मोशन, और थर्ड जो होगा वह सर्कुलर मोशन काइनेमेटिक्स, सर्कुलर मोशन काइनेमेटिक्स, है ना। तो मोशन इन ए प्लेन में 3 चैप्टर होंगे, वेक्टर, प्रोजेक्टाइल मोशन और सर्कुलर मोशन काइनेमेटिक्स। सर्कुलर मोशन काइनेमेटिक्स में हम लोग केवल पार्टिकल के मोशन के बारे में स्टडी करेंगे। वो पार्टिकल क्यों सर्कुलर पाथ पर मूव कर रहा है, कैसे मूव कर रहा है, इसके कॉज के बारे में हम लोग स्टडी नहीं करेंगे, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले हम लोग वेक्टर ही स्टार्ट करते हैं, है ना। चलिए, वेक्टर एक्चुअली वेक्टर ही नहीं है, ये एक्चुअली में आपको फिजिकल क्वांटिटी पढ़ना है, लेकिन सबसे ज़्यादा डिटेल से उसमें वेक्टर के बारे में ही पढ़ना है, इसीलिए उसको वेक्टर नाम दे रहे हैं। क्लियर है। चलिए, तो सबसे पहले हम लोग फिजिकल क्वांटिटी के बारे में समझते हैं। फिजिकल क्वांटिटी किसको कहेंगे? वैसा क्वांटिटी जिसके टर्म में फिजिक्स के लॉ को एक्सप्रेस किया जाता है उसे कहते हैं फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है। फिजिकल क्वांटिटी क्या है? वैसा क्वांटिटी जिसके टर्म में फिजिक्स के लॉ को एक्सप्रेस करते हैं उसका नाम फिजिकल क्वांटिटी होता है ना। यह 3 टाइप का होता है, स्केलर, वेक्टर एंड टेंसर। सबसे पहले शुरुआत के दिन में स्केलर डेवलप किया गया, उसके बाद वेक्टर हुआ, उसके बाद टेंसर हुआ। समझो, फिजिकल क्वांटिटी के बारे में पहले हम लोग समझते हैं, लिखते जाते हैं। फिजिकल क्वांटिटी, लिखो द क्वांटिटी in terms of which law of physics express is known as फिजिकल क्वांटिटी। जिसके टर्म में फिजिक्स के लॉ को एक्सप्रेस करते हैं उसी का नाम होता है फिजिकल क्वांटिटी, है ना। अब फिजिक्स के लॉ को एक्सप्रेस करने के लिए कुछ क्वांटिटी दिया गया है। जैसे देखो, हम लोग बोल चाल का भाषा है, हम लोग बोलते हैं, आपस में बात करते हैं, तो इसमें हिंदी भी इन्वॉल्व होता है, इंग्लिश भी होता है, कुछ उर्दू का भी वर्ड आता है ना। तो इस तरह से बोलचाल के भाषा में क्या क्या इन्वॉल्व हो रहा है? इंग्लिश, हिंदी, उर्दू। इसी तरह से फिजिक्स के लॉ जब आप एक्सप्रेस करते हैं तो उसमें भी कुछ क्वांटिटी इन्वॉल्व होते हैं, जिसके टर्म में ही हम लोग फिजिक्स के लॉ को एक्सप्रेस करेंगे। वैसे क्वांटिटी का नाम होता है फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है। तो जब फिजिक्स के नॉलेज बहुत ज़्यादा नहीं था तो सबसे पहले एक क्वांटिटी डेवलप किया गया, स्केलर क्वांटिटी, है ना। स्केलर क्वांटिटी, उसके बाद थोड़ा थोड़ा नॉलेज बढ़ा तो दूसरा क्वांटिटी आया वेक्टर, उसके बाद थोड़ा और बढ़ा तो नेक्स्ट क्वांटिटी आ गया टेंसर, ठीक है। तो फिजिकल क्वांटिटी जो है वह 3 टाइप का होता है। फिजिकल क्वांटिटी कितने टाइप के हैं? 3 टाइप के हैं। तो फिजिकल क्वांटिटी ये 3 टाइप का हो गया। कौन कौन? स्केलर, वेक्टर और टेंसर, ठीक है। सबसे पहले हम लोग स्केलर के बारे में बात कर लेते हैं।
स्केलर के बारे में। ये वैसा क्वांटिटी है जिसको एक्सप्रेस करने के लिए सिर्फ मैग्नीट्यूड ही चाहिए, डायरेक्शन बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। जैसे मान लो सब्जी लाने गए और कहते हैं कि 2 किलो आलू दे दो, है ना, तो आराम से वह 2 किलो आलू दे देगा, वो डायरेक्शन नहीं पूछता है। इसका मतलब मास जो है, मास को सिर्फ मैग्नीट्यूड के द्वारा एक्सप्रेस कर ले रहे हैं, इसीलिए मास जो होगा वो कैसा क्वांटिटी होगा, स्केलर होगा। ठीक है, जैसे मान लो दूध लेने गए, कह दिए 2 लीटर दूध दो, आराम से दे देता है। सिर्फ मैग्नीट्यूड बताने से ही कंप्लीट एक्सप्रेशन हो जाता है, डायरेक्शन बताने की ज़रूरत नहीं पड़ता है। तो वैसे क्वांटिटी जो सिर्फ मैग्नीट्यूड के द्वारा एक्सप्रेस कर लिया जाता है, वैसे क्वांटिटी का नाम रखा गया क्या, स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, तो लिखते भी चलते हैं, लिखो द क्वांटिटी which only expressed by magnitude is known as a scalar। ठीक है, बहुत सारे एग्जाम्पल होगा स्केलर का, जैसे मास हो गया, लेंथ हो गए, टाइम हो गया और वॉल्यूम हो गया। इस सब को एक्सप्रेस करने के लिए सिर्फ मैग्नीट्यूड की ज़रूरत है, इसमें डायरेक्शन बताने की ज़रूरत नहीं होता है। तो वैसे क्वांटिटी जो सिर्फ मैग्नीट्यूड के द्वारा एक्सप्रेस कर लिया जाता है, वैसे क्वांटिटी का नाम होता है स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, आई बात समझ में। अब यह स्केलर क्वांटिटी में डायरेक्शन हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन उसे बताने के लिए हमें, उसे एक्सप्रेस करने के लिए डायरेक्शन बताने की ज़रूरत नहीं पड़ता है। क्लियर है ना। जैसे आपको बताया ना, जैसे मास, आप गए सब्जी लेने के लिए, कह दिए कि 2 किलो आलू दो, आराम से दे देता है, डायरेक्शन नहीं पूछता है। कभी डायरेक्शन पूछा है क्या कि 2 किलो आलू किस डायरेक्शन में दे, पूरब के तरफ, पश्चिम के तरफ, ऐसा तो कुछ पूछा नहीं है ना। तो मास को एक्सप्रेस करना हो, लेंथ का एक्सप्रेस करना हो, टाइम एक्सप्रेस करना हो, तो मैग्नीट्यूड ही काफ़ी है। इसको एक्सप्रेस करने के लिए डायरेक्शन बताने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ता है। क्लियर है। और रही बात ये कि स्केलर क्वांटिटी में डायरेक्शन होगा कि नहीं होगा, तो स्केलर क्वांटिटी में डायरेक्शन हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है ना। बहुत सारे ऐसे स्केलर क्वांटिटी हैं जिसके पास डायरेक्शन है। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट में लिखते हैं, कुछ पॉइंट करके लिखते हैं। स्केलर क्वांटिटी may have direction, may have डायरेक्शन, रख सकता है डायरेक्शन, है ना। जैसे एग्जांपल देखो, इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट, बताओ तो इसका डायरेक्शन किधर से किधर है, हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो होता है। सेकेंड आप देखो, हीट फ्लो, हीट फ्लो, हीट भी स्केलर है, लेकिन ये फ्लो करता है हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर, तो इसका भी डायरेक्शन है। हीट फ्लो किधर से किधर, हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर। बहुत सारे स्केलर क्वांटिटी है जिसके पास डायरेक्शन है। जैसे देखो, ईएमएफ ऑफ सेल, ठीक है, जैसे सेल को ऐसे इंडिकेट करते हैं,
ये जो बड़ा लाइन है वह पॉजिटिव टर्मिनल को इंडिकेट करता है और ये छोटा लाइन जो है वह नेगेटिव टर्मिनल को इंडिकेट करता है। मान लो इसका 4 वोल्ट है ईएमएफ और इसका डायरेक्शन जो होता है ईएमएफ का वह नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ होता है। तो बहुत सारे ऐसे स्केलर क्वांटिटी हैं जिसके पास डायरेक्शन है लेकिन उसे एक्सप्रेस करने के लिए डायरेक्शन बताने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ता है। तो वैसे क्वांटिटी जिसमें मैग्नीट्यूड हो, है ना, डायरेक्शन हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता है, लेकिन एक्सप्रेस करने के लिए डायरेक्शन बताने की ज़रूरत नहीं पड़ता है, वैसे क्वांटिटी का नाम होता है स्केलर क्वांटिटी। क्लियर है? आगे बढ़ें। चलिए और भी बहुत सारे पॉइंट्स इसमें लिखने हमें लिखते चलते हैं। पहला तो देख लिए कि स्केलर क्वांटिटी के पास डायरेक्शन हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। नेक्स्ट पॉइंट समझते हैं। स्केलर क्वांटिटी पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। तो नेक्स्ट पॉइंट में लिखो स्केलर क्वांटिटी मे बी पॉजिटिव, ऐसे लिखते हैं पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो, कुछ भी हो सकता है ना। जैसे एग्जाम्पल देखो इसका, टेम्परेचर लिखते हैं। तो ये बताओ टेम्परेचर क्या होता है? पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है ना। तो स्केलर क्वांटिटी कुछ भी हो सकता है, पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो। दूसरा एग्जाम्पल जैसे वर्क देखो, वर्क भी होता है, पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, ज़ीरो हो सकता है। तो स्केलर क्वांटिटी कुछ भी हो सकता है, पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। क्लियर है? नेक्स्ट पॉइंट में स्केलर क्वांटिटी के लिए कोई खास एडिशन का रूल नहीं बनाया गया है, इसको अलजेब्रिक रूल से ही ऐड करते हैं। जैसे जोड़, घटाव, गुना, भाग जानते हो ना, जैसे जोड़ने के लिए हम लोग जानते थे 2 + 4 = 6, वही वाला रूल फॉलो करता है, अलजेब्रिक रूल फॉलो करता है। तो लिख लो स्केलर क्वांटिटी फॉलो अलजेब्रिक रूल फॉर एडिशन, अलजेब्रिक रूल फॉर एडिशन। अलजेब्रिक रूल समझ में आ रहा ना, जैसे जोड़, घटाव, गुना, भाग पढ़ते थे हम लोग। जैसे मान लो 4 + 2 = 6, 5 - 2 = 3। ठीक है? तो ऐसे अलजेब्रिक रूल फॉलो करता है। एक पॉइंट और समझ करके रखना है, स्केलर क्वांटिटी कभी डायरेक्शन पर डिपेंड नहीं करेगा, है ना। तो नेक्स्ट पॉइंट में लिखते हैं, नेक्स्ट पॉइंट में देखो स्केलर क्वांटिटी does not depends upon डायरेक्शन। डायरेक्शन पर डिपेंड नहीं करेगा, डायरेक्शन चेंज कर जाने से स्केलर क्वांटिटी पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है। आ रही बात समझ में? क्लियर है? चले तो स्केलर क्वांटिटी के बारे में इतनी पॉइंट तो याद ही रखना है। वैसा क्वांटिटी जिसको एक्सप्रेस करने के लिए सिर्फ मैग्नीट्यूड बताने की ज़रूरत होता है, डायरेक्शन बताने की ज़रूरत नहीं होता है, वैसे क्वांटिटी का नाम होता है स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी में डायरेक्शन हो सकता है ना, हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। अलजेब्रिक रूल ऑफ एडिशन फॉलो करता है, ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। स्केलर क्वांटिटी जो है वो डायरेक्शन पर डिपेंड नहीं करेगा। डायरेक्शन बदल दोगे तो स्केलर क्वांटिटी नहीं चेंज करेगा। जैसे मान लो 2 किलो आलू लिए पूरब के डायरेक्शन से, पश्चिम की ओर अगर कर दोगे तो क्या हो जाएगा? वेस्ट की तरफ कर देंगे तो क्या 4 kg का हो जाएगा? मान लो नॉर्थ डायरेक्शन में उसको रख देंगे तो क्या हो जाएगा? 10 kg का हो जाएगा। इसका मतलब डायरेक्शन बदल देने से स्केलर क्वांटिटी पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। क्लियर है ना? तो इतनी बात याद रखना है। देखो शुरुआत के दिनों में स्केलर क्वांटिटी से काम चल जाता था, डायरेक्शन बताने के लिए लोगों को ज़रूरत नहीं पड़ता था।
जैसे जैसे फिजिक्स का डेवलपमेंट हुआ वैसे वैसे डायरेक्शन भी बताने की ज़रूरत पड़ा। जैसे मान लो किसी चीज़ का पोजीशन बताना है ना। जैसे मान लो घर के आसपास कहीं मंदिर है, मस्जिद है, उसका लोकेशन बताना है। तो मान लो तुम जहाँ रहते हो वहाँ से 2 किलोमीटर डिस्टेंस पर है। मान लो कोई शहर में अनजान आदमी आया और तुमसे कहता है बताओ वो मस्जिद कहाँ पर है, वो मंदिर कहाँ पर है, वो गुरुद्वारा कहाँ पर है, तो आप क्या कहोगे? 2 किलोमीटर चले जाओ मिल जाएगा? ये तो बताना पड़ेगा ना कि 2 किलोमीटर जाओ, किस डायरेक्शन में जाओ, है ना। डायरेक्शन भी मेंशन करना पड़ेगा, तब जा कर के कंप्लीट उसका पोजीशन आप बता सकते हो। तो पोजीशन बताने के लिए केवल मैग्नीट्यूड से काम नहीं चल रहा है, मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी बताने की ज़रूरत पड़ रहा है। इसलिए ऐसा क्वांटिटी भी डेवलप किया गया जिसमें मैग्नीट्यूड हो और उसको बताने के लिए मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों बताना पड़ता हो, तो वैसे क्वांटिटी का नाम रखा गया वेक्टर क्वांटिटी। क्लियर है ना। तो अब हम लोग देखते हैं सेकेंड वेक्टर। अच्छा, वेक्टर पढ़ने से पहले सबसे पहले टेंसर क्वांटिटी देख लो, क्योंकि वेक्टर हमें डिटेल से पढ़ना है ना। शुरुआत में डेवलप किया गया कौन सा क्वांटिटी? स्केलर। बाद में थोड़ा सा बुद्धि डेवलप हुआ तो वेक्टर क्वांटिटी डेवलप किया डायरेक्शन और एक्शन बताने के लिए। ठीक है। अब वेक्टर क्वांटिटी जो है उसको जब डेवलप किया लोगों ने तो 3 डायमेंशन चीज़ को बड़े आराम से समझा देता था। 3 डायमेंशन मतलब जैसे रूम है तुम्हारा, तो रूम कौन सा डायमेंशन होगा? 3 डायमेंशन। 3 डायमेंशन किसको कहेंगे? जो 3 परपेंडिकुलर एक्सिस से सराउंडेड रीजन होता है उसी का नाम होता है 3 डायमेंशन। 3D है ना। जैसे 3D हम लोग सिनेमा देखते हैं ना, तो लगता है स्क्रीन से बाहर की ओर आ रहा है, मतलब वो 3 परपेंडिकुलर डायरेक्शन से सराउंडेड हो जाएगा रीजन, है ना। तो वैसे रीजन का नाम होता है क्या? स्पेस कहते हैं या फिर उसको 3 डायमेंशन कहते हैं। तो वेक्टर क्वांटिटी जब बनाया गया तो उससे 3 डायमेंशन की चीज़ों को बड़े आराम से समझा लिया जाता था। ठीक है। उसके बाद आइंस्टाइन साहब आ गए और वह 3 डायमेंशन से अधिक डायमेंशन में सोचना स्टार्ट कर दिए, है ना। n डायमेंशन का बात करने लगे। अब n डायमेंशन तो दिमाग में आता ही नहीं है। मैक्सिमम कितना आप सोच सकते हो? 3 डायमेंशन, x एक्सिस, y एक्सिस, z एक्सिस। लेकिन आइंस्टाइन ने n डायमेंशन तक सोचा। अब n डायमेंशन जो है उसको एक्सप्लेन करने के लिए वेक्टर क्वांटिटी सफिशिएंट नहीं था, वो समझा नहीं पा रहा था, है ना। तो एक मैथमेटिशियन जीरिक नाम का एक मैथमेटिशियन था, उसने एक टेंसर क्वांटिटी डेवलप किया, एक नया फिजिकल क्वांटिटी डेवलप किया, टेंसर क्वांटिटी, जो n डायमेंशन के चीज़ों को बड़े आराम से समझा दे रहा था। ठीक है। और फिर आइंस्टाइन ने जो थ्योरी दिया था n डायमेंशन का, वह टेंसर क्वांटिटी के हेल्प से पूरा तरीके से अच्छे तरीके से समझा दिया गया। ठीक है। तो टेंसर क्वांटिटी जो हो गया वह n डायमेंशन के चीज़ों को खूब आराम से समझाता है। ठीक है। इस तरह से 3 फिजिकल क्वांटिटी डेवलप कर गए। कौन कौन? स्केलर, वेक्टर एंड टेंसर। आई बात समझ में। स्केलर क्वांटिटी डायरेक्शन बताने की ज़रूरत नहीं, वेक्टर क्वांटिटी मैक्सिमम 3 डायमेंशन को चीज़ों को एक्सप्लेन कर सकता है, और टेंसर क्वांटिटी n डायमेंशन के चीज़ों को एक्सप्लेन कर सकता है। लेकिन हम लोग को अभी वेक्टर क्वांटिटी यानी 3 डायमेंशन तक ही सीमित रखना है, n डायमेंशन आगे के हायर क्लासेस में होंगे। ठीक है। लेकिन फिर भी हम लोग थोड़ा सा टेंसर क्वांटिटी के लिए 1-2 पॉइंट लिख लेते हैं, है ना। तो नेक्स्ट में हम टेंसर ही देखते हैं। देखो टेंसर क्वांटिटी, तो टेंसर क्वांटिटी में मैग्नीट्यूड होता है लेकिन डायरेक्शन नहीं होता है, लेकिन उसका वैल्यू डिफरेंट डायरेक्शन में अलग हो जाता है ना। तो लिखते हैं टेंसर क्वांटिटी के बारे में। द क्वांटिटी which has magnitude but no direction
but its value in a different direction is different। हम लोग के सिलेबस में बहुत ज़्यादा नहीं टेंसर क्वांटिटी के बारे में पढ़ना है, तो एक दो आप एग्जाम्पल समझ लो। पहला जो होता है वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है, सेकेंड होता है स्ट्रेस, और थर्ड होता है स्ट्रेन। मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो अभी आप लोग समझते नहीं होंगे, लेकिन थोड़ा सा समझ लो, हम समझाते हैं। जैसे मान लो कोई एक रिजिड बॉडी है, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर इसके अबाउट I1 है, तो अगर इसके अबाउट कह दोगे, एक्सिस बदल दोगे, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया चेंज हो जाता है। अगर इसके अबाउट लिखना होगा तो इसके अबाउट चेंज हो जाएगा। आई बात समझ में? तो जैसे ही हम इस एक्सिस का डायरेक्शन बदल देते हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया चेंज हो जाता है। लेकिन मोमेंट ऑफ इनर्शिया के पास कोई डायरेक्शन नहीं है, सिर्फ इसमें मैग्नीट्यूड है, लेकिन इसका वैल्यू अलग अलग एक्सिस बदल देने से अलग अलग हो जाता है। तो ऐसे क्वांटिटी का नाम क्या होता है? टेंसर क्वांटिटी। ठीक है, तो फिजिकल क्वांटिटी कितने टाइप के हो गए? 3 टाइप के। कौन कौन? स्केलर, वेक्टर एंड टेंसर। सबसे जनरलाइज क्वांटिटी कौन हो गया? टेंसर। वह कितने डायमेंशन को इजीली एक्सप्लेन करता है? n डायमेंशन को। ठीक है, अब देखो, जब जनरलाइज क्वांटिटी हमें मिल गया तो फिर कहा गया कि जो स्केलर और वेक्टर है ना, वो भी एक टाइप का टेंसर ही है, वो भी एक टाइप का टेंसर ही है। और कहा गया कि स्केलर क्वांटिटी जो है वह टेंसर होगा 0 रैंक का। कितने रैंक का? 0 रैंक का। वेक्टर क्वांटिटी जो होगा वह 1 रैंक का, फर्स्ट रैंक का टेंसर होगा। और सेकेंड रैंक से जो भी क्वांटिटी आएगा वह सभी जो होंगे वह टेंसर में काउंट होगा। जैसे मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो होता है वह सेकेंड रैंक का टेंसर क्वांटिटी है ना। तो स्केलर क्वांटिटी भी एक तरह से टेंसर है, जिसका रैंक कितना है? 0। वेक्टर क्वांटिटी भी टेंसर है, उसका रैंक कितना है? 1। और टेंसर क्वांटिटी किसको माना गया? जिसका रैंक 2 से ज़्यादा होगा। क्लियर है? तो हम ज़्यादा टेंसर क्वांटिटी के बारे में नहीं जाते हैं, है ना। आप ऐसे भी समझ लो, जैसे मान लो रैंक के हिसाब से, जैसे रैंक 1 का टेंसर स्केलर हो जाएगा। 1-2 पॉइंट लिखना है तो लिख लो। टेंसर ऑफ रैंक 1 क्या कहलाएगा? टेंसर ऑफ रैंक 0 क्या कहलाएगा? स्केलर। टेंसर ऑफ रैंक 1 क्या कहलाएगा? वेक्टर। टेंसर ऑफ रैंक 2, रैंक 2 से एबव जो भी होगा वह टेंसर ही कहलाएगा। ठीक है, आई बात समझ में? अब देखो, इसका कंपोनेंट भी निकालने का बताया गया। जैसे अगर 2 डायमेंशन में कंपोनेंट निकालना है, तो जैसे स्केलर क्वांटिटी कितने रैंक का टेंसर है? 0 रैंक का। तो अगर 2 डायमेंशन में इसका कंपोनेंट चाहिए तो 2 का पावर जो रैंक है ना वो दे देना, 2 का पावर 0 हो जाएगा। और 2 का पावर 0 का मतलब समझ में आता है ना? 1। यानी 2 डायमेंशन में स्केलर क्वांटिटी का कितने कंपोनेंट होंगे? सिर्फ 1 ही कंपोनेंट होगा। अच्छा, 3 डायमेंशन में कितना होगा? तो 3 के ऊपर में रैंक चढ़ा देना, उतना कंपोनेंट हो जाएगा। तो 3 का पावर 0 भी करोगे तो कितना आएगा? 1। इसका मतलब 2 डायमेंशन या 3 डायमेंशन में स्केलर क्वांटिटी का सिर्फ एक ही कंपोनेंट होता है ना। आ रही बात समझ में? तो ये सब ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं है आपको। जैसे वेक्टर का देखते हैं,
वेक्टर क्वांटिटी का अगर 2 डायमेंशन में हम जानना चाहेंगे कंपोनेंट, है ना, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट, रेक्टेंगुलर मतलब क्या होता है, परपेंडिकुलर, तो 2 टू द पावर 1 हो जाएगा, तो इसका कितना हो जाएगा 2। इसका मतलब 2 डायमेंशन में वेक्टर का 2 कंपोनेंट होता है, एक्स और वाई। अगर 3 डायमेंशन में देखना होगा कि कितना कंपोनेंट होगा, तो 3 का पावर रेज करना, कितना हो जाएगा 3। तो 3 डायमेंशन में हो जाता है इसका कंपोनेंट, एक्स कंपोनेंट, वाई कंपोनेंट और जेड कंपोनेंट। आई बात समझ में? कहने का मतलब शुरुआती दौर में स्केलर डेवलप किया गया, बाद में वेक्टर, और सबसे बाद में जो है वो टेंसर क्वांटिटी, और टेंसर क्वांटिटी ही जनरलाइज क्वांटिटी हुआ, और उसी को रैंक डिवाइड कर दिया गया। बाद में 0 रैंक का जो टेंसर हुआ उसको स्केलर बोला गया, 1 रैंक का जो टेंसर होगा वो वेक्टर बोला गया, और 2 से अधिक रैंक का जो होगा वह सिर्फ टेंसर ही कहलाएगा। अब तो इतनी बात समझ में आ गई होगी, है ना। अब हम लोग चलते हैं वेक्टर क्वांटिटी में, है ना। चलिए, सबसे ज़्यादा हम लोग अपने सिलेबस में पढ़ना है वेक्टर क्वांटिटी के बारे में। लगभग आप कहो तो 80% वेक्टर होगा और 20% में स्केलर होगा, है ना। इसलिए वेक्टर यहाँ पर डिटेल से हमें पढ़ना होगा। आ रही बात समझ में? चलो तो वेक्टर देखते हैं। वेक्टर किसको कहोगे? वैसा क्वांटिटी जिसे एक्सप्रेस करने के लिए मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी बताना पड़े, तो ऐसे क्वांटिटी का नाम होता है वेक्टर, है ना। जैसे किसी मंदिर का पोजीशन बताना है, ठीक है, तो आप कहते हो ना कि 2 किलोमीटर पूरब की ओर है, या 2 किलोमीटर पश्चिम की तरफ है, या 2 किलोमीटर टुवार्ड्स नॉर्थ है, ऐसे बोलते हैं। तो मैग्नीट्यूड भी बताते हैं और साथ साथ डायरेक्शन भी बताते हैं। अगर कोई मान लो ऐसा पर्सन हुआ जो उस शहर का नया है और किसी चीज़ का लोकेशन पूछ रहा है, और आप सिर्फ मैग्नीट्यूड बता दिए कि 4 किलोमीटर चले जाइए तो वह जगह मिल जाएगा, तो आपको वो बेवकूफ़ी समझेगा, है ना। क्या 4 किलोमीटर किधर जाए भाई साहब, है ना। तो पोजीशन अगर बताना होगा तो मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी बताने की ज़रूरत है। तो वैसे क्वांटिटी जो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों के द्वारा एक्सप्रेस किया जाता है, वैसे क्वांटिटी का नाम होता है वेक्टर क्वांटिटी। क्लियर है? तो लिखते चलते हैं हम लोग, लिखते चलो। द क्वांटिटी which expressed by magnitude and direction, magnitude and direction both, is known as vector। ठीक है, उसे वेक्टर कहते हैं। बहुत सारे ऐसे होंगे, जैसे पहला तो आप समझ रहे हो ना, पोजीशन, ये पोजीशन हो गया वेक्टर क्वांटिटी। अब पोजीशन में डिवाइड करके या मल्टीप्लाई करके स्केलर क्वांटिटी से जो भी आएगा वह सब वेक्टर क्वांटिटी होगा। जैसे देखो, आपको पोजीशन आर के द्वारा डिनोट कर देते हैं, आपको पहले भी बताए होंगे। वेलोसिटी अगर लिखना होगा तो dr/dt लिख देते हैं, मतलब ये वेलोसिटी भी पोजीशन को टाइम से डिवाइड करके मिल रहा है, इसलिए वेलोसिटी भी कैसा क्वांटिटी होगा, वेक्टर क्वांटिटी होगा। अच्छा, एक्सेलरेशन लिखते हैं तो ये dv/dt लिखते हैं, है ना। अब v को लिख सकते हो dr/dt, तो ये हो गया d/dt, और भी को लिख सकते हैं dr/dt, तो ये हो गया d²r/dt²। फिर से देख रहे हो पोजीशन में टाइम से डिवाइड करके आया है, मतलब ये भी हो जाएगा वेक्टर। तो जो भी पोजीशन से डेराइव होगा वह सभी क्या होंगे, डायरेक्शन बताना ही पड़ेगा,
इसलिए वह सब वेक्टर क्वांटिटी होगा। तो ये एक्सेलरेशन भी जो हो गया वो भी वेक्टर हो गया, पोजीशन हो गया ये भी वेक्टर हो गया, वेलोसिटी हो गया ये भी वेक्टर हो गया, बहुत सारे होंगे, जैसे फोर्स हो गया ये भी वेक्टर हो जाएंगे, है ना। चलिए, तो ये कौन कौन सा वेक्टर होगा वो तो आगे हम लोग पढ़ते चले जाएंगे। कुछ एग्जाम्पल ऐसे लिख दिए, जैसे पोजीशन हो गया, वेलोसिटी हो गया, एक्सेलरेशन हो गया, फोर्स हो गया, ये सब वेक्टर क्वांटिटी हैं। अब इसके बारे में थोड़ा और पॉइंट समझते हैं, आगे बढ़े हम। चलिए, तो वेक्टर क्वांटिटी डायरेक्शन पर डिपेंड करता है। जैसे ही डायरेक्शन चेंज करोगे वेक्टर क्वांटिटी चेंज कर जाएगा। तो लिखते हैं दो चार पॉइंट इसमें। इट डिपेंड्स अपॉन डायरेक्शन, डिपेंड्स अपॉन डायरेक्शन। ये अलजेब्रिक रूल ऑफ एडिशन नहीं फॉलो करेगा। ऐसा नहीं कह सकते हो कि 2 मीटर प्लस 4 मीटर इजकल टू 6 मीटर, है ना। इसके लिए खास रूल बनाया गया है ऐड करने के लिए, जिसे ट्रायंगल लॉ कहते हैं, है ना। तो लिखो, इट इज एडेड बाय ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन। ये ट्रायंगल लॉ हम लोग पढ़ेंगे, है ना, और सीखेंगे कि वेक्टर को कैसे ऐड किया जाता है, ठीक है। अब थोड़ा वेक्टर में दो चीज़ हो गया, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, है ना। तो अब इसके रिप्रेजेंटेशन के बारे में पहले समझ लेते हैं, है ना। समझो, रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। वेक्टर को रिप्रेजेंट किया जाता है एरो साइन से। लिखते चलते हैं, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय एरो साइन, इस तरह से, है ना। अब ये एरो में दो चीज़ें हैं, लेंथ ऑफ एरो और हेड ऑफ एरो, है ना। लेंथ ऑफ एरो और हेड ऑफ एरो। और वेक्टर में भी दो चीज़ है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, है ना। तो ये जो एरो का लेंथ है वह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा मैग्नीट्यूड के। तो लिखते चलेंगे, जैसे ये लेंथ ऑफ एरो हो गया, लेंथ ऑफ एरो, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, मैग्नीट्यूड के, है ना। जितना ज़्यादा मैग्नीट्यूड होगा उतना ही ज़्यादा एरो का लेंथ दिखाना पड़ेगा। और दूसरा ये हो गया हेड, यह हेड ऑफ एरो, ये इंडिकेट करता है डायरेक्शन को, इंडिकेट डायरेक्शन ऑफ वेक्टर के डायरेक्शन को बताएगा। क्लियर है, आ रही बात समझ में। चलिए तो आगे बढ़े। अब जैसे मान लो वेक्टर ए लिखना है, वेक्टर ए, इतना ना लिख करके सिर्फ ए के ऊपर एरो दे देंगे, तो ये हो गया वेक्टर ए। अच्छा, प्रिंटेड अगर बुक देखोगे ना तो वेक्टर ए जो है वह ऐसे भी लिखा मिलेगा, ए को ही बोल्ड कर देगा, मतलब मोटा लेटर ऐसे बना देगा, मतलब ये वेक्टर हो जाएगा। और अगर एकदम लाइट बनाएगा ना तो स्केलर क्वांटिटी को इंडिकेट करेगा, ठीक है।
लेकिन हम लोग तो वेक्टर को इसी तरह से ऐसे कर देंगे, वेक्टर ए लिखना होगा तो एक के ऊपर में एरो लगा देंगे। क्लियर है? आ रही बात समझ में? अब रिप्रेजेंट करने के लिए थोड़ा समझ लो, उसके लिए हमें डायरेक्शन डायग्राम जानने की ज़रूरत होगा। तो ये हो गया ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, इसे कहते हैं डायरेक्शन डायग्राम। ये क्या कहलाता है? डायरेक्शन डायग्राम कहते हैं, है ना। अब वेक्टर रिप्रेजेंट करके समझो। जैसे हमें रिप्रेजेंट करना है 4 मीटर टुवर्ड ईस्ट, 4 मीटर टुवर्ड ईस्ट, तो ईस्ट तो ये डायरेक्शन हो गया ना, तो ऐसे रिप्रेजेंट कर लेंगे। ये लेंथ जो होगा वो मैग्नीट्यूड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, और ईस्ट डायरेक्शन दिखाना है तो यहाँ पर ऐसे हेड लगा देंगे, तो ये इंडिकेट कर दिया 4 मीटर टुवर्ड ईस्ट। नेक्स्ट देखते हैं, जैसे लिख दे 4 मीटर ड्यू नॉर्थ, 4 मीटर ड्यू नॉर्थ, मतलब किधर की ओर? 4 मीटर नॉर्थ के तरफ। तो ये तो बड़े आराम से दिखा सकते हैं, नॉर्थ के तरफ ऐसे डायरेक्शन दिखा दिए, 4 मीटर हो गया। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो, अगर लिख दे 4 मीटर 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ, 4 मीटर 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ, मतलब देखो समझो, इधर ईस्ट है, देखो यहाँ डायरेक्शन डायग्राम, इधर वेस्ट, इधर नॉर्थ और ये साउथ। ईस्ट और नॉर्थ में तो रहेगा ही, किस में रहेगा? ईस्ट और नॉर्थ में रहेगा, लेकिन जो डायरेक्शन बनाएगा वह याद रखना, ये जो डायरेक्शन जो एंगल बनाएगा वह लास्ट वाले के साथ बनाता है। जैसे ईस्ट ऑफ नॉर्थ कह दिया, मतलब ईस्ट और नॉर्थ के बीच में तो होगा ही, लेकिन जो ये एंगल बना रहा होगा वह किसके साथ बना रहा होगा? लास्ट वाले डायरेक्शन के साथ, मतलब ये इसके साथ होगा। क्लियर है? आ रही बात समझ में? और भी समझते हैं रिप्रेजेंटेशन? हो गया यहाँ तक? चलिए, हाँ, रिप्रेजेंटेशन आगे सीखते हैं। नेक्स्ट, अच्छा यहाँ पर अब एक रिप्रेजेंट हम करते हैं और तुम इसको पढ़ो। चलो ऐसे हम वेक्टर दे दिए, 4 मीटर कर दिए और ये एंगल 37 डिग्री कर दिए। थोड़ा इसको पढ़ के बताओ तो कितना है, क्या होगा? 4 मीटर 37 डिग्री क्या? नॉर्थ ऑफ वेस्ट। किसके साथ एंगल बना रहा है? वेस्ट के साथ। तो वेस्ट कहाँ पर होगा? लास्ट में। क्लियर है? चलो आगे बताओ हमको। चलो इसी में हम डायग्राम बनाते हैं। देखो बताओ, ए हो गया और ये एंगल हो गया 60 डिग्री। चलो इसको बताओ, इसको हम 5 मीटर कह देते हैं। बोलो इसका डायरेक्शन क्या बताओगे? 5 मीटर क्या? 60 डिग्री साउथ ऑफ ईस्ट। क्लियर है? आई बात समझ में? चलो नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट समझते हैं। मान लो कभी कभी ऐसे हो जाता है, ये ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ और इसके बीच से कभी कभी वेक्टर पास कर गया ऐसे। ये 4 मीटर। अच्छा ये पूरा एक क्वाड्रेंट कितना का है? 90 डिग्री का ना। तो अगर इसके बीच से पास करेगा तो बताओ ये एंगल कितना होगा? 45 और ये भी कितना होगा? 45। अब इसका डायरेक्शन पढ़ो तो क्या होगा? इसका डायरेक्शन जो होगा
वह ऐसे होगा। देखो सुनो, 4 मीटर किधर किधर जा रहा है, नॉर्थ और ईस्ट में, लेकिन नॉर्थ और ईस्ट के बीच से ना, इसलिए कोई एंगल मत लगाना, डायरेक्टली यहाँ पर नॉर्थ ईस्ट लिखना, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हो 4 मीटर ईस्ट नॉर्थ, ईस्ट नॉर्थ, बीच से पास करे ना 45 डिग्री से, तो एंगल की देने की ज़रूरत नहीं, ऐसे डायरेक्टली लिखा रहेगा, मतलब समझ में आना चाहिए आपको क्या बीच से पास कर रहा है। कोई दिक्कत तो नहीं, आ गई बात समझ में? यहाँ तक रिप्रेजेंटेशन आ गया। चलो प्रैक्टिस करना है इसको, ये काम देगा आगे जा कर के प्रॉब्लम सॉल्व करने में। सब हो गया, चलिए मिटा रहे हैं। अब एक दो पॉइंट और समझ लेते हैं हम लोग। एक दो पॉइंट समझो। वेक्टर क्वांटिटी में दो चीज़ है, कौन कौन? मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। वेक्टर क्वांटिटी चेंज हो जाएगा जब दोनों में से कुछ भी चेंज हो जाए, या तो मैग्नीट्यूड चेंज कर जाए, या तो डायरेक्शन चेंज कर जाए, या दोनों ही चेंज कर जाए। चलिए दो चार पॉइंट हम लोग और देख लेते हैं। वेक्टर में दो चीज़ है, कौन कौन? मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। वेक्टर कब चेंज करेगा? जब या तो मैग्नीट्यूड चेंज कर जाए, या तो डायरेक्शन, या तो दोनों ही। जैसे मान लो इसी को वेक्टर मान लो और इसको हेड मान लो। ये हेड जो है वो डायरेक्शन बताएगा, और ये लेंथ जो है क्या बताएगा? मैग्नीट्यूड, है ना। अब इसका लेंथ बदल दो तब पर भी वेक्टर चेंज हो जाएगा, या इसको एस डायरेक्शन में है ना, ऐसे घुमा देते हैं तो डायरेक्शन चेंज हो जाएगा, तब पर भी वेक्टर बदल जाएंगे। ठीक है, चलो अब कुछ पॉइंट्स हम बोलते हैं, आप बताना। जैसे मान लो कोई यहाँ पर वेक्टर ए है, इसको हम पैरेलल शिफ्ट कर दिए। कैसे शिफ्ट कर दिए? मतलब ऐसे था, ऐसे सीधा उठा करके यहाँ रख दिए। तो ये बताओ कि अगर ये वेक्टर को हम पैरेलल शिफ्ट कर देंगे तो वेक्टर वही रहेगा या चेंज कर जाएगा? वेक्टर कब चेंज करता है? जब या तो उसका मैग्नीट्यूड बदल जाए, या तो डायरेक्शन बदल जाए, या दोनों ही बदल जाए। अब मान लो वेक्टर यहाँ पर था ए, इसको ऐसे शिफ्ट कर दिए पैरेलल, बताओ ये वेक्टर चेंज करेगा कि नहीं करेगा? नहीं करेंगे। क्यों करेंगे बताओ? तो जैसे मान लो यही है, तो ये डायरेक्शन बता रहा है या मैग्नीट्यूड बता रहा है? यहाँ पर था, ऐसे पैरेलल शिफ्ट कर दिए, डायरेक्शन भी वही रहा, मैग्नीट्यूड भी वही रहा। इसका मतलब अगर किसी एक वेक्टर को पैरेलल शिफ्ट कर देते हो तो वेक्टर चेंज नहीं करेगा, याद रखना है। If a vector shift parallel to itself, then there is no change in vector, वेक्टर चेंज नहीं होगा। दूसरा पॉइंट समझो, अगर हम वेक्टर यहाँ पर है ऐसे, इसको ट्रांसलेट कर दे, मतलब यहाँ पर ऐसे है, ट्रांसलेट मतलब ऐसे आगे बढ़ा दिए, तो अगर इसी को उठा करके ऐसे आगे बढ़ा दोगे तो बता इसके डायरेक्शन चेंज हो गए क्या? नहीं। लेंथ नहीं चेंज हुआ, मतलब वेक्टर चेंज नहीं होगा। जैसे मान लो यही पेन है, इसको लेंथ यहाँ से यहाँ तक है, डायरेक्शन ये है, इसको अगर शिफ्ट कर दिए ऐसे तो क्या इसका मैग्नीट्यूड चेंज हो गया, लेंथ चेंज हो गया क्या? नहीं, डायरेक्शन भी तो नहीं चेंज हुआ।
इसका मतलब अगर किसी एक वेक्टर को पैरेलल शिफ्ट कर दोगे, क्या कर देंगे, पैरेलल शिफ्ट कर देंगे तो वेक्टर नहीं चेंज करेगा, और इसको आगे ट्रांसलेट भी कर दोगे तो वेक्टर चेंज नहीं करेगा। तो इसको भी लिख देना है, इफ ए वेक्टर ट्रांसलेट itself then there is no change in vector। ठीक है, चलिए, लेकिन अगर वेक्टर को रोटेट कर दे तो ऐसे देखो, तो ऐसे है, ऐसे रोटेट कर दिए तो चेंज करेगा कि नहीं करेगा, कर जाएगा ना। क्यों, क्योंकि डायरेक्शन बदल गया, ऐसे था ऐसे हो गया। तो अगर किसी वेक्टर को रोटेट कर दिया जाए तो वेक्टर चेंज कर जाएगा। तो लिखो इसको, इफ ए वेक्टर रोटेट देन वेक्टर विल बी चेंज। वेक्टर क्या हो जाएगा, चेंज कर जाएगा। क्यों चेंज कर गया, क्योंकि डायरेक्शन चेंज कर गया। ठीक है, आई बात समझ में। चलो यहाँ तक तो हो गया। जैसे देखो ना, मान लो वेक्टर ऐसे था, अब इसको रोटेट करा दिए, तू ऐसे पकड़े ऐसे रोटेट कर दिए, तो क्या ये वेक्टर ए ही रहेगा क्या, नहीं, ये वेक्टर को अब ए नहीं लिख सकते हो। क्यों नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि इसका डायरेक्शन चेंज कर गया है। क्लियर है, आ रही बात समझ में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट समझो। जैसे मान लो यहाँ कोऑर्डिनेट एक्सिस है, इधर एक्स एक्सिस है, इधर वाई एक्सिस है, ऑरिजिन है, और यहाँ पर वेक्टर ए है। अब मान लो कोऑर्डिनेट एक्सिस को ही बदल दिया, ऐसे चेंज कर दिए, रोटेट कर दिए। ऐसे रोटेट कर दिए, है ना, ये एक्सिस को ही रोटेट कर दिए। बताओ ये वेक्टर चेंज करेगा कि नहीं करेगा। अब बताओ, इसका डायरेक्शन जो था वो चेंज कर गया क्या, इसका लेंथ चेंज कर गया क्या, लेंथ तो नहीं चेंज किया ना। और जिस डायरेक्शन में डायरेक्टेड था अभी भी उसी डायरेक्शन में है। तो अगर कोऑर्डिनेट एक्सिस को रोटेट कर दोगे तो वेक्टर चेंज नहीं करेगा। तो लिख लो इस पॉइंट को भी, इफ कोऑर्डिनेट एक्सिस rotate then there is no change in वेक्टर, वेक्टर में चेंज नहीं होंगे। और एक लास्ट पॉइंट इसमें लिखवाते हैं आपको, समझो। ये बताओ कि एक वेक्टर का एक पॉइंट पर कितने डायरेक्शन हो सकते हैं। मान लो ये एक पॉइंट है और ये एक वेक्टर है, इसका कितने डायरेक्शन हो सकते हैं, सिर्फ एक ही हो सकता है। क्योंकि जब दूसरा डायरेक्शन अगर कहोगे ना ऐसे, तो डायरेक्शन ही बदल गया, वेक्टर ए नहीं रहेगा, है ना। तो इस पॉइंट को भी याद रखना है कि एक वेक्टर का एक पॉइंट पर सिर्फ एक ही डायरेक्शन हो सकता है, दूसरा हो ही नहीं सकता है। क्योंकि दूसरा जैसे ही आप करोगे तो वह फिर एक ए वेक्टर रहेगा नहीं। ठीक है, तो इस पॉइंट को भी आप याद रखेंगे, लिख लो इसको। वन वेक्टर हैज़ only one direction at a
पर्टिकुलर पॉइंट एट ए पर्टिकुलर पॉइंट। क्लियर है? चलिए, तो इंट्रोडक्शन तो हमारा समाप्त हुआ। इसका नेक्स्ट क्लास में देखेंगे वेक्टर को ऐड करने का रूल, दैट इज ट्रायंगल लॉ। ठीक है?